हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग सेफ हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द कोऑर्डिनेशन, जिसके अंदर हम सेकंड पार्ट जो है आज इस वीडियो के अंदर करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन की नीड जो है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। तो इस वीडियो के अंदर वी विल अंडरस्टैंड द प्रोसेस, इम्पोर्टेंस और उसी तरह प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये जो टॉपिक है दैट इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ बिजनेस स्टडीज फॉर +2 कॉमर्स एंड इट इज आल्सो रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर studying the principles of management. It's also relevant for the students who are preparing for BOMP. अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। Before moving to the coordination topic, this is my app, Edism app, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ। लिंक आई विल बी शेयरिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और इसके अंदर काफी सारा मैंने मटेरियल जो कि फ्री स्टडी मटेरियल कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग वो चेकआउट कर सकते हो। Structured courses भी available है at a very nominal price. Methodology जो है that is through live lectures, recorded lectures, summarized as well as descriptive notes they will be shared. They will be shared and test depending upon the nature. अगर business study +2 है तो वहाँ पे MCQ की फॉर्म में, otherwise जो BCom के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर। तो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। जैसा हमने पहले किया था कि कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल। बिजनेस के अंदर बिना कोऑर्डिनेशन के कोई काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर गिवन बाय मैरी पार्कर। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, प्रिंसिपल ऑफ अर्ली बिगनिंग, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। को हम वन बाय वन करके जो है स्टडी करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्ट कांटेक्ट। देखो, डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब होता है कि जैसे मैं आप लोगों से जैसे मतलब मान लो मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ, आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, तो मैं डायरेक्टली आपको कांटेक्ट करके मार्केटिंग डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन ले रही हूँ, और मार्केटिंग वाले जो है फिनांस से डायरेक्ट कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट जब हम लोगों को कांटेक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है कि गुडविल जो है क्रिएट होती है, जिसके बेसिस पे क्या होता है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होती है। कोऑर्डिनेशन कैन बी अचीव्ड मोर इजली बाय डायरेक्ट इंटरपर्सनल हॉरिजॉन्टल रिलेशन। अब देखो, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड प्रोडक्शन मैनेजर है, जब वो मार्केटिंग मैनेजर को पर्सनली जो है फोन करके कहेगा, मतलब इसमें हम डायरेक्ट एक दूसरे के साथ जो है इंटरपर्सनल रिलेशन बना सकते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मन मुटाव होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट होती है, वो दूर होती है। और डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट से क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन ज्यादा बनी रहती है। उसी तरह प्रिंसिपल ऑफ अर्ली बिगनिंग। अर्ली बिगनिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लो हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की पॉलिसी बन रही है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की पॉलिसी बनने से वो दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी आपस में जो है कांटेक्ट कर रहा है, परचेज डिपार्टमेंट को कांटेक्ट कर रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कांटेक्ट कर रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को कांटेक्ट कर रहा है, एचआर डिपार्टमेंट को कांटेक्ट कर रहा है। तो अगर हमने बिगनिंग जब हम पॉलिसी बना रहे होते हैं तो उसके अंदर जो हमें लगता है कि हमें इन डिपार्टमेंट्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, इनसे इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, तो अगर हम बिगनिंग के अंदर जो है उनके साथ तालमेल बैठाते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, लेते हैं, तो हमारी पॉलिसी जो है बहुत ही अच्छी बनेगी। बट अगर एग्जीक्यूशन के समय पे हम कोऑर्डिनेट करते हैं तो वो डिफिकल्ट हो जाता है उसके अंदर चेंजेस लाने। तो प्रिंसिपल ऑफ अर्ली बिगनिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन तभी पॉसिबल है अगर हम अर्ली स्टेजेस के अंदर जो है, जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं या पॉलिसी बना रहे होते हैं, तो जिन लोगों के ऊपर हम डिपेंड करते हैं या जिन लोगों से हमें इंफॉर्मेशन लेनी या देनी होती है, तो उनको हम उस वक्त कांटेक्ट करें इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्लानिंग। प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशन हमें कहता है कि जो भी फैक्टर्स हैं, अब जैसे मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फिनांस, एचआरएम, ये सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे एक व्यक्ति का, जैसे हम कह देते हैं ना, ए जो है
बी के ऊपर डिपेंडेंट है, बी सी और डी के ऊपर है, और सी और डी ए के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन इसी वजह से होता है क्योंकि हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे मान लो मैंने कोई काम किया है तो मैंने दूसरे को पास कर दिया, तीसरे ने कोई काम किया है तो वो मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन तभी पॉसिबल है अगर लोगों के आपस में एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल रिलेशन है। और प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर क्या है कि ये जो कोऑर्डिनेशन है, ये नहीं कि एक बार कोऑर्डिनेट कर लिया फिर जरूरत ही नहीं है, हमेशा हमें एक दूसरे से जरूरत पड़ी रहेगी। इट इज ए कंटिन्यूइंग प्रोसेस, समथिंग विच मस्ट गो ऑन ऑल द टाइम, एवरी टाइम हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। ये एक मैनेजरल प्रोसेस है जो हर समय हमें करना पड़ता है, तभी हमारा काम जो होता है स्मूथ होता है, बिना किसी रुकावट के होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन के जो तालमेल हम बढ़ाते हैं, उसका क्या बेनिफिट है, क्या एप्लीकेशन है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। तो देखो, गुड पर्सनल रिलेशन हमारे बनते हैं जब हम एक दूसरे के साथ जो है कोऑर्डिनेट करते हैं। गुड पर्सनल रिलेशन, बेटर पर्सनल रिलेशन आर आल्सो हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज व्हिच अल्टीमेटली लीड टू जॉब सेटिस्फेक्शन। क्योंकि जब हमारे दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, लोगों के साथ पर्सनल रिलेशन होते हैं तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग इजी हो जाता है, लोगों का कोऑर्डिनेशन इजी हो जाता है। तो जो ग्रुप कोऑर्डिनेटेड होता है उसके रिजल्ट जो होते हैं बहुत ही बढ़िया होते हैं। जैसे इंडिविजुअल लेवल पे हम एफर्ट्स कर रहे हैं, जब इंडिविजुअल लेवल पे हम एफर्ट्स को प्लस करते हैं तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आता, जितने कि कोऑर्डिनेटेड ग्रुप के जो एफर्ट्स होते हैं उनका रिजल्ट उससे कहीं गुना ज्यादा होता है। जब हम कोऑर्डिनेशन करते हैं तो उससे क्या होता है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होती है। अब जैसे प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, एचआरएम, तो प्रोडक्शन वाला जब पॉलिसी बनाएगा तो मार्केटिंग वाले से व्यूज मांगेगा, फाइनेंस वालों से। इस तरह से क्या होगा कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जैसे प्रोडक्शन वाला मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले पूछेगा कि आप लोगों ने डिमांड फोरकास्टिंग की है, कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है, फिर वो फाइनेंस के साथ टाई अप करेगा कि इतने यूनिट्स हमने बनाने हैं, कितना फाइनेंस अवेलेबल हो सकता है। एचआरएम से वो लोगों की रिक्वायरमेंट जो उसको चाहिए। तो इसी तरह कोऑर्डिनेशन से क्या होता है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मिल जाती है। जो बिजनेस के अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, चाहे उनके अलग गोल्स होते हैं, बट कोऑर्डिनेशन प्रोसेस से वो ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल से जुड़ जाते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि मैंने 20% प्रॉफिट जो इस साल के अंदर बढ़ाना है, तो 20% प्रॉफिट के लिए जैसे प्रोडक्शन का हो जाएगा कम कॉस्ट पे, हमने ज्यादा क्वालिटी चीजें प्रोड्यूस करनी है। मार्केटिंग का हो जाएगा ज्यादा सेल हमने करनी है। फिनांस का हो जाएगा लो कॉस्ट पे हमने फंड्स प्राप्त करने हैं। एचआरएम का होगा कि क्वालिटी पर्सोनल एट ए लोअर कॉस्ट पे, जिससे हमें भी मतलब हम हमारे पास जो वैल्यू, जो ह्यूमन बींग्स आते हैं वो काफी अच्छे होने चाहिए, कॉस्ट कम होनी चाहिए। तो इस तरह से क्या है कि सब मिलजुल के काम करेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सकते हैं। देखो, जो मैनेजमेंट है उसका निचोड़ क्या है, कोऑर्डिनेशन। जैसे जैसे बिजनेस का साइज बढ़ता रहता है तो उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती है। क्योंकि जब बिजनेस जैसे पहले छोटे लेवल पे होता था, ऑनर मैनेज करता था, अब ऑनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट हैंड्स में चली जाती है। अब उसके अंदर के जो स्पेशलाइज्ड है उनको काम देना है, डिवीजन ऑफ लेबर हो जाती है। तो इसलिए क्या है कि सबका काम, क्योंकि एक ही बंदा सब काम नहीं ना कर रहा, स्पेशलाइजेशन है, हर बंदा अपनी स्पेशलाइजेशन के मुताबिक काम करे, तो उनके काम को कोऑर्डिनेट करना बहुत ही एसेंशियल हो जाता है। जब हम कोऑर्डिनेट करते हैं तो उससे क्या आता है कि एफिशिएंसी और इकोनॉमी आती है। क्योंकि जब हम कोऑर्डिनेट करते हैं तो कॉस्ट कटिंग भी होती है, डुप्लीसिटी नहीं होती, डिले भी नहीं होता। और उसी तरह ही हेल्पफुल इन डेवलपिंग एंड रिटेनिंग अ पर्सन, क्योंकि जब कोऑर्डिनेशन होती है तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर अच्छा होता है, टीम स्पिरिट प्रमोट होती है, लोगों का मन लगता है, लोग उस ग्रुप के साथ, उस टीम के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, और उस तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो स्टे बैक करते हैं। अगर पॉलिटिक्स होगी, कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो दे मे लीव द ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर दी टेक्निक्स ऑफ द इफेक्टिव जो है कोऑर्डिनेशन। देखो, जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहते हैं कि कोऑर्डिनेशन हो, तालमेल हो, तो वहां पे क्लैरिटी ऑफ द गोल हर एक इंडिविजुअल को होनी चाहिए, तभी हम तालमेल बिठा के जो है काम करवा सकते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चर क्या है, टॉल है, फ्लैट है, क्योंकि अगर टॉल होएगा तो डेफिनेटली उसके अंदर बहुत सारे जैसे मुझे मान लो अपने बॉस तक पहुंचना है तो मुझे चार उसके अंदर जो है चार लोगों से गुजर के जाना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर सिंप्लीफाइड होना चाहिए, ये क्लियरली बताए कि हम किस डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, हमारी अथॉरिटी क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वेरी मच नीडेड।
क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब हम लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं, क्या उन्होंने उसी चीज के अंदर ही अंडरस्टैंड किया है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्लेज ए वेरी वाइटल रोल कि जो लोग काम करते हैं, जिनको हमने कोऑर्डिनेट करना है, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। थ्रू कम्युनिकेशन हर एक बंदे को पता होता है कि मेरी बाउंड्री क्या है, मेरी लिमिटेशन क्या है, मैं किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, मेरा दूसरों के साथ रिलेशनशिप क्या है। और इफेक्टिव लीडरशिप इज वेरी मच नीडेड फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन। अच्छा लीडर चाहिए जो लोगों को आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन कर सके, जो प्लानिंग के अंदर उनको इन्वॉल्व करे, एग्जीक्यूशन के अंदर भी उनसे कोऑर्डिनेशन करवाए। कोऑर्डिनेशन पॉसिबल है अगर इफेक्टिव सुपरविजन है। सुपरविजन, जो सुपरवाइजर है वो कॉन्स्टेंटली वर्कर का, सबॉर्डिनेट का काम चेक करता रहता है, उसी के मुताबिक जो है वो वर्कलोड एडजस्ट करता है, गाइडेंस देता है अगर सिचुएशन डिमांड करती है। और उसी तरह कोऑर्डिनेशन हम तभी अब कर सकते हैं अगर वॉलंटरली कोऑपरेशन है, कि लोग जो है रेडी है हेल्प करने के लिए, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है दैट थ्रू प्लानिंग, थ्रू ऑर्गेनाइजिंग, थ्रू डायरेक्टिंग, थ्रू कंट्रोलिंग, थ्रू स्टाफिंग एंड थ्रू प्रॉपर कम्युनिकेशन। तो प्लानिंग देखो, जो प्लानिंग है दैट इज द बिगिनिंग स्टेज, जब भी हम मैनेजमेंट प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है कि वी डू प्लान। तो उसी तरह अगर कोऑर्डिनेशन लेना है तो प्लानिंग के अंदर ही हमें सब लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर हमारे सारे फंक्शन जो है, देखो अब जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने पॉलिसी बनानी है, तो परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और जो है पर्सनल डिपार्टमेंट उनको इन्वॉल्व करता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे सबके फंक्शन जो है प्रॉपरली प्लान हो जाएंगे, पॉलिसी जो है एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो हम प्लानिंग स्टेज पे अचीव कर सकते हैं, और प्लानिंग के द्वारा ही हम कोऑर्डिनेशन ला सकते हैं, ताकि प्रॉपर जो पॉलिसीज हम बनाते हैं वो एक, प्रोडक्शन की पॉलिसी, मार्केटिंग, ये सारे एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक मोनी कंसिडर कोऑर्डिनेशन एज द वेरियस सेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब देखो ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं तो मैनेजर जो है अलग अलग ग्रुप्स बनाता है और उन ग्रुप्स को काम प्रोवाइड करता है। तो कोऑर्डिनेशन के द्वारा ही हम उस काम को सिरे चाड़ सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्रॉपरली। इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए, पता होना चाहिए आपके पास कितनी अथॉरिटी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इवन जो डिफरेंट जॉब्स का आपस में रिलेशन है वो भी क्लियर होना चाहिए। थ्रू डायरेक्टिंग, देखो जब मैनेजर है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस भी देता है, उनके साथ कम्युनिकेट भी करता है, उनको इन्फ्लुएंस भी करता है, मोटिवेशन भी करता है। तो व्हेन ए मैनेजर डायरेक्ट सबऑर्डिनेट ही विल बी कोऑर्डिनेटिंग विद वर्क। तो प्रॉपर्ली वो डायरेक्शन देता है, गाइडलाइन देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है कि इस तरह से अपनी जॉब को परफॉर्म करना है, इस तरह से दूसरे डिपार्टमेंट से आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है। और उसी तरह कंट्रोलिंग के अंदर जो मैनेजर है दैट इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द वर्क ऑफ एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जब हमने काम सौंप दिया तो उसके बाद समय समय पर जो है सुपरविजन होती है, देखा जाता है कि जैसा हमने सोचा था वैसा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उसको कोऑर्डिनेट करना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के साथ। और उसी तरह ही प्रॉपर कोऑर्डिनेशन पॉसिबल है थ्रू स्टाफिंग, क्योंकि देखो यहाँ पे मैनेजर जो है वो नेचर ऑफ द जॉब को आइडेंटिफाई करता है, उसके बेसिस पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जिस तरह की उसकी रिक्वायरमेंट है वो बंदे भेजता है, ताकि लोग जो है आपस में जुड़ सके, के साथ कोऑर्डिनेशन कर सके। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इज वेरी मच नीडेड फॉर दी बेटर कोऑर्डिनेशन। तो क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट के अंदर जो है इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, तो क्योंकि यहाँ पे अगर हम राइट इंफॉर्मेशन राइट टाइम पे राइट पर्सन को क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के साथ ही पॉसिबल होगा कि इंफॉर्मेशन जो है आसानी के साथ शेयर हो रही है, रेगुलर फ्लो बना हुआ है, तभी कोऑर्डिनेशन जो है पॉसिबल है। और इसी के साथ ही हमारा कोऑर्डिनेशन का टॉपिक खत्म हो गया। उसी के साथ ही आप शशि अग्रवाल चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, ताकि आपको अलग अलग कोर्सेज के अंदर इवन जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में अभी करवा रही हूँ, तो इसकी सारी वीडियो जो है आपको अवेलेबल होती रहे।